हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आप लोगों ने जैसे कहा था कि मैम फटाफट इको की रिवीजन सीरीज स्टार्ट कीजिए, तो उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और पहले मैंने डिसाइड किया कि पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक्स में बच्चों को थोड़ी कम प्रॉब्लम है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स फटाफट डेली एक एक चैप्टर करके कवर कर देंगे, खत्म कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक से हम लोग इंडियन इको की रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो मैंने एक सीरीज बनाया, देख लीजिए। अगर आप लोगों को इस तरह से रिवीजन चाहिए या सिर्फ एमसीक्यू की चाहिए तो आप लोग मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो। बट मेरा एम ये है कि छोटा सा अगर हम 10-15 मिनट का पहले रिवीजन पैक बना ले, जिसमें हम लोग पूरा चैप्टर को डिटेल में 10-15 मिनट में समझ ले, और उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे तो साथ साथ हमारी चैप्टर की भी रिवीजन होगी और एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि केवल और केवल मैं डायरेक्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करूं, तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि जैसे आप लोगों की प्रायोरिटीज होती है, मेरा एम वही होता है कि आप लोगों की हेल्प करना, ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में आप लोगों को ज्यादा से कंटेंट मटेरियल प्रोवाइड कर पाऊं, ताकि आपके रिवीजन के लिए अच्छा हो। आप खुद रिवीजन करना चाहते हो, मुझे सिर्फ आप लोग एमसीक्यू चाहते हो, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। या ये जो रिवीजन का तरीका मैंने बनाया कि शुरू में बहुत जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं डिटेल में 10 से 15 मिनट हम उसको समझेंगे, और उसके बाद बाकी के टाइम में हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो आप लोग मुझे जरूर बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है, और जल्दी से बता दीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो उसी हिसाब से, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से मैं आप लोगों को पहुंचा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मनी। मैंने पहले ही बताया था कि मैं मनी अलग कराऊंगी और बैंकिंग अलग कराऊंगी, ताकि आपके जो कंसेप्ट है और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। तो मनी के अंदर पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं डिटेल में कि वहां पे स्टार्टिंग हमारा बार्टर सिस्टम से होता है। कि जब मनी के इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो लोग अपने जो एक्सचेंजेस होते थे लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम यूज करते थे, यानी कि गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज कर लेते थे। यानी कि मेरे पास मान लीजिए वीट है, गेहूं है, और आपके पास कपड़ा है, तो मैं क्या करूंगी कि अपना वीट आपको बेच दूंगी और आपसे अपना कपड़ा, मतलब आपका कपड़ा ले लूंगी। तो इस तरह से हमारे दोनों के बीच में क्या होगा, जो एक्सचेंजेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट हमेशा ही एक्सचेंज कंप्लीट हो, प्रॉब्लम में डाल देते थे। कई बार बहुत सारी बार्टर सिस्टम की अपनी डिमेरिट्स थी, प्रॉब्लम थे, जिसमें सबसे पहले क्या है, लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती थी कि मान लीजिए मेरे पास कुछ गुड्स है, मान लेते वीट है, गेहूं है, मुझे कपड़े की जरूरत है, ठीक है। दूसरा कोई पर्सन है, उसके पास कपड़ा है, ठीक है, उसको, मुझे कपड़े की जरूरत है, लेकिन उसको अगर मेरी वीट या गेहूं की जरूरत नहीं है, तो हमारे बीच में क्या होंगे, एक्सचेंजेस नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत मुश्किल होता था कि एक ऐसे पर्सन को ढूंढना जिसके पास मेरी जरूरत की गुड्स हो और उस पर्सन को मेरे ही गुड्स की जरूरत हो, तो ही हमारे दोनों के बीच में एक्सचेंजेस हो पाती थी। तो ये बहुत दिक्कत थी, बहुत प्रॉब्लम थी। तो बार्टर सिस्टम की सबसे मेन और मोस्ट जो प्रॉब्लम हम ये कह सकते हैं। दूसरा, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। देखो, हर एक चीज की डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स होते हैं। किसी को किलोमीटर में माप, किसी को मीटर में मापते हैं, किसी को लीटर में मापते हैं, किसी को किलोग्राम में मापते हैं। लेकिन तो हमारे जो एक्सचेंजेस है वो किस तरह से होंगे, कोई कॉमन मेजर नहीं था कि जिस तरह से हमारे आपस में गुड्स को एक्सचेंजेस कर सकते थे। तीसरा है कि लैक ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। यानी कि होता क्या था कि बार्टर सिस्टम में जब मनी इन्वेंट नहीं हुआ था, तो हमें जो भी ट्रांजेक्शन करने होते थे वो प्रेजेंट में ही करने होते थे। यानी कि मैंने आपसे कोई सामान लिया, तो मैं आज अपना सामान आज ही दूंगी, हम फ्यूचर के लिए टाल नहीं सकते। जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो ऑन द स्पॉट उसी टाइम एक दूसरे के साथ हो जाते थे। भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन को या लेन देन को हम टाल नहीं सकते थे। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो, कोई भी चीज चाहे कितनी ही ज्यादा ड्यूरेबल नेचर का क्यों ना, लेकिन हर एक गुड्स की अपनी एक लाइफ होती है। हम उसको लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। उसमें दो समस्याएं। पहली प्रॉब्लम ये थी, एक तो स्टोर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत है, उसको मेंटेन करना स्टॉक को, वो भी बहुत बड़ी बात है। दूसरा, देखो, कोई भी चीज है, बाय द टाइम उसकी वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है, वो चीज खराब हो सकती है, उसकी वैल्यू घट सकती है, तो जिसके कारण जो स्टोर करना गुड्स को बहुत ज्यादा दिक्कत थी। तो ये चार बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की। और जब किसी चीज की प्रॉब्लम आती है तो भैया उसका सोल्यूशन भी ढूंढा जाता है। तो इस तरह से मनी इन्वेंट किया गया, और मनी ने हमारे ट्रांजेक्शन को, लेन देन को, बार्टर सिस्टम की जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी डिमेरिट्स थे, उन सभी प्रॉब्लम को क्या कर दिया, उसने खत्म कर दिया। सबसे पहले मनी की क्या होता क्या है, कह रहा है व्हाट इज अ मनी। मनी क्या है, कह रहा है मनी इज एनीथिंग, कोई भी चीज मनी हो सकती है जो जनरली एक्सेप्ट हो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या थी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की, लेन देन के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आती थी। ऐसे लोगों को ढूंढना जिसके पास हमारी जरूरत की चीज हो, उसको हमारी ही जरूरत की चीज हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो ट्रांजेक्शन्स नहीं हो पाते थे। लेकिन मनी क्या है, जनरली सभी के द्वारा एक्सेप्टेबल है, जब चाहो तब आप सामान उस मनी के द्वारा बाई कर सकते हो। दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू, कॉमन एक मेजरमेंट मिल जाएगा मनी से। स्टोर ऑफ वैल्यू, मीन्स ऑफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो जो चार बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम थी, ये चारों जो सॉल्व कर दे, दैट इज अ मनी, वही एक मनी कहलाएगा। राइट, कवर ऑल टाइप ऑफ मनी, जिसमें कॉइन्स है, पेपर नोट है, चेक कहते हैं कि पेपर और कॉइन्स जो है वो लीगल टेंडर मनी, हम पर्चों के आगे और डिटेल पढ़ेंगे। धीरे धीरे मनी की जगह पे और चीजें आने लगी,
जो लीगली टेंडर तो नहीं है, बट लेन देन को कन्वीनियंट बनाने के लिए इस सब चीजों को यूज किया है। तो इसमें चेक है, डिजिटल मनी है, प्लास्टिक मनी है। कह रहे इट कैन बी यूज टू बाय एनीथिंग एट इज लीगली एक्सेप्टेड। देखिए लीगली तो खैर केवल कॉइन्स और पेपर करेंसी है, ये सब लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है, बट मैंने बताया ना जैसे कि हमारे ट्रांजेक्शन को ईजी करने के लिए, कन्वीनियंट करने के लिए इस सब को हम लोग यूज करने लगे हैं। कह रहे इट रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्फिडेंस। ये जो प्रॉब्लम थी कि लेन देन के लिए दूसरे बंदे को ढूंढो जिसके पास हमारी जरूरत की हो, उसको भी हमारी चीज हो, तो ये जो डबल कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को मनी ने पूरी तरह से क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। बिकॉज मनी इज एक्सेप्टेबल एवरीवन, एवरीवन यानी कि हर एक पर्सन के द्वारा मनी जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। जब भी चाहो आप मनी के द्वारा कुछ भी बाय खरीद सकते हो। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ मनी। तो फंक्शन ऑफ मनी को दो भागों में कैटेगराइज कर रखा है, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन में दो फंक्शन आते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी का, दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू यानी कि कॉमन मेजरमेंट। सेकेंडरी फंक्शन के अंदर आते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू, ये मनी को हम स्टोर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, आज के जो ट्रांजेक्शन है उसको हम फ्यूचर के लिए डाल सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, देखो किसी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना अपने आप में बहुत दिक्कत है। मान लीजिए मेरे पास एक बंगलो है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मुझे मुंबई शिफ्ट होना है, तो मैं इस बंगलो को उठाकर नहीं ले सकती, लेकिन उसको मनी में कन्वर्ट करके, पैसों में कन्वर्ट करके इजिली ट्रांसफर हम कर सकते हैं। तो ये क्या है, उसका सेकेंडरी फंक्शन है। तो प्राइमरी में दो, सेकेंडरी में भी आपकी बुक में दो दे रखा है, लेकिन वैसे बेसिकली तीन होते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मनी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो दो तरह के हमने माना है। पहले लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी क्या होता है, कह रहे हैं इट इज कैन बी लीगली यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ सम ऑब्लाइज्ड डेट इज नोन लीगल टेंडर मनी। तो लीगल टेंडर मनी को दो भागों में किया गया, लिमिटेड लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। तो लिमिटेड लीगल टेंडर के अंदर मतलब क्या होता है कि इसके अंदर एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही कोई भी इस मनी को एक्सेप्ट करता है, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद वो लेने से मना कर सकता है कि भैया मैं इस मनी को मैं नहीं लेना चाहता। तो कह रहा है इट इज अ फॉर्म ऑफ लीगल मनी विच इज यूज टू मेक पेमेंट्स फॉर डेट्स टू अ सर्टेन अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक। जैसे कॉइन है, कॉइन जो आप मान लो किसी को 1 लाख रुपीज पेमेंट करना है, आपसे कॉइन में दोगे तो वो लेने से मना कर सकता है कि भैया मुझे कॉइन्स में नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा होता है अनलिमिटेड टेंडर मनी। अनलिमिटेड मतलब है कि पेपर करेंसी, आप उसको जितना मर्जी पेमेंट कर सकते हो, जिस भी तरीके से उसे दे सकते हो, और जितनी भी लिमिट तक दे सकते हो, वो डिनाइट नहीं कर सकता। तो लिखा है ना कि इट इज अ फॉर्म ऑफ लीगल मनी विच इज यूज टू मेक पेमेंट डेट फॉर द एनी अमाउंट, देयर इज अ नो फिक्स लिमिट। तो करेंसी में जो है कोई लिमिट नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, जितनी मर्जी पेमेंट आप उसको कर सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी को 1 लाख पेमेंट करने, आपको 100 रुपीज दे रहे हो, 100 रुपीज के नोट, तो वो आपको ये नहीं बोल सकता कि भैया मैं 100 मुझे 500 का ही नोट चाहिए, मुझे 2000 के ही नोट चाहिए। करेंसी के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना मर्जी आप पेमेंट कर सकते हो, जिस भी करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हो, वो अनलिमिटेड है। बट कॉइन्स की एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद वो लेने से मना कर सकता है। दूसरा है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है जो उसकी फेस वैल्यू और जो उसकी इंस्ट्रक्टिव वैल्यू बनी है। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए गोल्ड कॉइन है, कि जितनी उसकी वैल्यू है और जितना उस मतलब उसकी बॉडी की वैल्यू है, जो गोल्ड मान लीजिए कॉइन्स है, गोल्ड कॉइन की भी तो अपनी एक वैल्यू है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली सेम होती है। ठीक है, कॉमोडिटी वैल्यू और जो मनी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, उसे फुल बॉडीड मनी कहते हैं। जैसे सिल्वर के कॉइन्स हो गए, गोल्ड के कॉइन्स हो गए। दूसरा रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, इसका मतलब होता है कि जिसमें जो कॉमोडिटी की जो वैल्यू है, जो भी चीज है उसकी वैल्यू जो है वो मनी वैल्यू से क्या है, लेस देन है। यानी कि मनी की वैल्यू ज्यादा बट उस मतलब उस कॉमोडिटी की वैल्यू जो है वो उसकी ज्यादा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पेपर नोट्स, मान लीजिए 2000 का नोट आपके पास है, देखिए वो 2000 नोट 2000 क्यों है, क्योंकि वहां पे आरबीआई के गवर्नर ने साइन किया हो, भैया ये लीगली आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, 2000 रुपए का नोट है। लेकिन वैसे क्या उस पेपर की अपनी कोई वैल्यू है, क्या उस पेपर की वैल्यू 2000 रुपए है, नहीं। तो जो कॉमोडिटी की जो वैल्यू है, जो पेपर की वैल्यू है, वो मनी वैल्यू से कम है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी। फिर क्रेडिट मनी तो हम सभी जानते हैं कि जिसमें बेसिकली क्या है, इसके अंदर भी जो भी मनी वैल्यू होती है वो ज्यादा है कॉमोडिटी वैल्यू। जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड है, बैंक डिपॉजिट कराते हो, बैंक में एफडी कराते हो, उसका जो पेपर है, ठीक है, तो ये सब जो होती है ये क्रेडिट मनी के एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, अब है इवैल्यूएशन ऑफ मनी, कि मनी इवैल्यूट कैसे हुआ, क्या डायरेक्ट ही मनी आ गई, ऐसा नहीं हुआ। मैंने बताया ना, लेन देन के लिए, एक्सचेंजेस के लिए धीरे धीरे बहुत ज्यादा मनी में चेंजेस आए, टाइम टू टाइम उसमें इवैल्यूएशन आए। तो सबसे पहले हम अपने एक्सचेंजेस के लिए कॉमोडिटी का इस्तेमाल करते थे। हमने देखा कॉमोडिटी के लिए गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंजेस होते थे, बार्टर सिस्टम था, बट उसमें बहुत सारे डिमेरिट्स थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जिसके कारण हम लोगों को महसूस हुआ कि कुछ एक ऐसी मनी को ढूंढा जाए जो कॉमन मेजर हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल हो, स्टोर ऑफ वैल्यू की भी प्रॉब्लम ना हो उसमें। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेटेलिक मनी आई, जिसमें सिल्वर के कॉइन्स, गोल्ड कॉइन, ये सब चीजें आई। तो पहले क्या है, कॉमोडिटी मनी, फिर मेटेलिक मनी,
फिर उसके बाद आए पेपर मनी, जो नोट्स आपके हैं, फिर उसके बाद क्रेडिट मनी, और उसके बाद प्लास्टिक मनी। तो सबसे एंड में जो है वो प्लास्टिक मनी का, तो ये जो सीक्वेंस है वो भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। आपको मैंने पिछली एमसीक्यू में जब चैप्टर वाइज कराया था तो मैंने इवैल्यूएशन भी दिया था आपको अरेंज करने के लिए कि कौन सा जो अरेंजमेंट है बिल्कुल सही है। तो इसमें आपको याद रखना है, पहले कमोडिटीज को आप शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हो, CMP करके, जो भी आपको ठीक लगे। तो कमोडिटी आए, फिर मेटेलिक आए, फिर पेपर आए, फिर क्रेडिट आए, और सबसे एंड में प्लास्टिक मनी आए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई में आपको एक दो चीजें ही बेसिकली याद रखना है कि मनी सप्लाई का मतलब क्या है, रेफर टू टोटल मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये याद रखना है कि जो मनी है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, क्योंकि इसमें आप बहुत ज्यादा आगे फंस सकते हो। तो मनी की सप्लाई में डेफिनेशन है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी, एक चीज हो गई। दूसरी, किसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता। और एक चीज, जब मैं बोलती हूँ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, पब्लिक का मतलब क्या है, आम जनता प्लस हाउस होल्ड भी है, उसमें जितने भी हमारे फॉर्म्स हैं उनको भी कंसीडर किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो कह रहा है इट इंक्लूड ओनली मनी हेल्ड बाय द पब्लिक नॉट द गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम। तो सरकार और जो बैंकिंग सिस्टम है, जो मनी क्रिएट करते हैं, जो मनी बेसिकली प्रिंट करते हैं, इशू करते हैं, उनको कंसीडर इसमें नहीं किया जाता है। और मनी क्या है, वो स्टॉक कंसेप्ट है। स्टॉक कंसेप्ट इसलिए कहा गया क्योंकि उसकी डेफिनेशन ध्यान से देखो तो कहना पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी चीज पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होगी तो वो स्टॉक होगा, जिसमें टाइम डिमेंशन होगा, वो क्या होता है आपका वेरिएबल हो जाता है, फ्लो हो जाता है, ये आपको याद रखना है। तो मनी मेजर की जो सप्लाई है, बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि मैम हमारे में सिर्फ M1 है। आई नो M1 है, बट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, तो आप लोग जितना आपके लिए आप उतना ही आप लोग देखिएगा। तो मेजर ऑफ मनी सप्लाई में क्या आता है कि करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो भी पब्लिक के पास करेंसी है, प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट प्लस हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। देखिए करेंसी तो आपको समझ में आ गया, जितने भी कॉइन एंड करेंसी है, लेकिन डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है। देखिए डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि वो कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट जो जनता जब चाहे अपनी मनी को विड्रॉ कर सकती है, या चेक के द्वारा किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, जब चाहे आप उस पैसे को यूज कर सकते हो। इसमें जो इंट्रा डिपॉजिट होती है, दूसरे बैंक के जो डिपॉजिट होते हैं, वो इसमें कंसिडर नहीं किया जाता, ये आपको याद रखना है। तो इसमें देखा आपने कि M1 M2, तो 1967 के अंदर मनी की जो है कि वो नैरो वैल्यूज, जो M1 M2 बताया गया था, उसके बाद 77 में मनी की जो ब्रॉड वैल्यू है उसको भी कंसीडर किया गया। तो आप लोगों के कोर्स में बेसिकली M1 ही है, तो वही तक आप लोग देख सकते हैं। तो M1 में जो क्या क्या उसमें आते हैं, सी मतलब कॉइन्स करेंसी, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक के पास होते हैं, OD मतलब अदर डिपॉजिट, लिखा ना, अदर डिपॉजिट विद RBI। अब ये क्या मतलब है कि अदर डिपॉजिट बाय RBI का क्या मतलब है? देखिए RBI के पास बहुत तरह के डिपॉजिट्स होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट का डिपॉजिट, एक होता है जितने भी कमर्शियल बैंक है उनका डिपॉजिट। तो इसमें अदर डिपॉजिट की बात की गई है कि सरकार के जो डिपॉजिट है, जो कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट है, उसको कंसीडर नहीं करना। अदर डिपॉजिट का मतलब है कि जो भी फॉरेन बैंक्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उसके बिहाफ में जो भी आपने पैसा जमा करके रखा है वो कंसिडर करेंगे। बट अदर डिपॉजिट यानी कि जो भी एक कमर्शियल बैंक का जो भी डिपॉजिट है, गवर्नमेंट का जो भी डिपॉजिट है, उसको कंसिडर नहीं करना, इसीलिए कहा गया अदर डिपॉजिट विद RBI। M2 के अंदर जितने भी M1 के कंपोनेंट्स है वो तो सारे के सारा आएगा, प्लस पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग डिपॉजिट है, देखिए पोस्ट ऑफिस में भी बहुत तरह के डिपॉजिट होते हैं, इसमें सिर्फ सेविंग डिपॉजिट को आपको कंसीडर करना है। M3 के अंदर वही पहले M1 के सारे कंपोनेंट्स प्लस नेट टाइम डिपॉजिट यानी कि जो FDs होते हैं कमर्शियल बैंक की, वो लेना है। M4 में M3 के सारे कंपोनेंट्स प्लस टोटल डिपॉजिट विद द, अब यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर हमने सिर्फ पोस्ट ऑफिस का सेविंग डिपॉजिट लिया था, यहाँ पे कह रहा है कि टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, समझ आए, केवल NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो होती है उसको छोड़कर लिखा ना, एक्सक्लूडिंग द NSC। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स हो गए। उसके बाद एक चीज मैं और बताती हूँ, एक होती है मनी, एक होती है हाई पावर्ड मनी। देखिए हाई पावर्ड मनी मतलब वही जो भी आपकी करेंसी जनता के पास है वो तो होती है, प्लस कमर्शियल बैंक के पास जो कैश रिजर्व है हम उसको भी जमा कर दे, तो वो क्या बनती है, हाई पावर्ड मनी। समझ में गया आपको, मनी तो समझ में आ ही गया था, लेकिन हाई पावर्ड मनी में जो भी आपके करेंसीज हैं वो तो है ही, प्लस जो भी कमर्शियल बैंक के पास जो कैश रिजर्व है उसको भी ऐड कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, हाई पावर्ड मनी। तो आई होप आपको मनी का जो कंसेप्ट है समझ में आ गया होगा, हार्डली में 10 से 15 मिनट ही लगे होंगे। अब हम लोग MCQs पे पहुंच जाते हैं, थोड़े से MCQs है सॉल्व कर जाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे चैप्टर भी साथ साथ रिवीजन हो जाएगी और MCQ भी इनसे इंपॉर्टेंट। तो 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे MCQ लिए हैं, 20 यानी 30 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी चैप्टर में जो इंक्लूड कर रखे हैं, तो वही 40-50 से ज्यादा मनी के कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। अगर ये इतना ही आप कर लेते हो
तो आई एम श्योर कि मनी में इससे बाहर कुछ भी आपका नहीं आने वाला है। उसी तरह से बैंकिंग के हम करेंगे। पहले मैं 30 क्वेश्चन अपलोड कर चुकी हूँ, इसमें भी मैं आपको 30 क्वेश्चन दे दूंगी, तो 50 से 60 क्वेश्चन आप लोगों को उससे ज्यादा बैंकिंग में भी नहीं आने। तो जो पहले मैंने रिवीजन चैप्टर वाइज कराया था उसको, और अब जो रिवीजन करा उन दोनों को कंबाइन करके अपने आप सेल्फ एक नोट्स बना लीजिए, और उसके बेसिस पे जब ऐसे एग्जाम में आपके 2 या 3 दिन की छुट्टी पड़ेगी, सिर्फ उतना भी आप पढ़ लोगे ना, तो भी आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मनी को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मस्ट फॉर एनीथिंग टू बी कॉल्ड मनी। भैया किसी भी चीज को मनी कहने के लिए इसमें से क्या चीज होना कंपल्सरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपके सामने जो ऑप्शन दूंगी तो आपको लगे ये तो सारे ही चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ऑल ऑफ द अबव ना हो तो क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि आपके कई बार हमें क्या होता है कि हमें 2 चीजें 3 चीजें लगता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हमें ऑप्शन में बेस्ट वन को सिलेक्ट करना पड़ता है। ये भी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा इज अ मस्ट, देखो मस्ट है फॉर एनीथिंग टू बी कॉल्ड मनी। तो पहला है कि मेजर ऑफ डेफर्ड पेमेंट, क्या ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मनी के लिए। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्या सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। स्टोर ऑफ वैल्यू या मेजर ऑफ वैल्यू। तो आपको पता है प्राइमरी फंक्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें, तो मेन फंक्शन जो है, अगर पूछा जाए कि मनी के लिए, तो सारी ही चीजें होनी चाहिए। देखो मैंने ऊपर डेफिनेशन बताया कि एनीथिंग, कोई भी चीजें सारे ही काम कर दे हम उसको मनी कहते हैं, बट हमारे पास यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, मस्ट बी, भैया इसके बिना तो मनी अब का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर एक चीज आपसे पूछा जाएगा तो इसका ऑप्शन होगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या होगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मान लो जी ऑल ऑफ द अबव हमारे पास ऑप्शन होता तो उसका सही फिर क्या होता, ऑल ऑफ द अबव, लेकिन ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो मस्ट यहाँ पे लिखा है कि सबसे, भैया ये तो होना ही चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ मनी रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ मनी। कि सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मनी ड्यूरिंग द ईयर ओनली, एक साल के अंदर, ड्यूरिंग एनी पीरियड टाइम, किसी भी पीरियड के अंदर, या 31 मार्च के अंदर, या एज ऑन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैंने अभी बताया आपको मनी सप्लाई में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ये स्टॉक कंसेप्ट है। नेक्स्ट है मनी सप्लाई रेफर्स टू, कि मनी सप्लाई के अंदर क्या आता है, करेंसी कॉइन हेल्ड बाय द हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड के पास है, करेंसी कॉइन विथ पब्लिक एंड डिमांड डिपोजिट विथ बैंक, कि जितना भी करेंसी कॉइन पब्लिक के पास है और बैंक के पास जो डिमांड डिपोजिट है, ऑल रिजर्व विद द बैंक, बैंक के पास जितने रिजर्व है प्लस करेंसी कॉइन विद द पब्लिक, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर बी है कि करेंसी कॉइन विद द पब्लिक, और जो डिमांड डिपोजिट है, डिमांड डिपोजिट क्या होता है कि जब चाहे जनता उस पैसे को विड्रॉ कर सकती है या दूसरी के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है, वो एक तरह से आपका मनी लिक्विड है। कह रहे व्हाट टाइम आर नॉट इंक्लूड, व्हाट आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द मेजर ऑफ मनी सप्लाई, इसमें से कौन से आइटम को हम मेजर ऑफ मनी मतलब मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। करेंसी एंड कॉइन विद द पब्लिक बिल्कुल करेंगे, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, नेट डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अभी हमने देखा था मनी सप्लाई के अंदर करेंसी कॉइन भी आते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स भी आते हैं, और अदर डिपॉजिट्स भी आरबीआई के आते हैं, बट जो टाइम डिपॉजिट विद बैंक है वो इसके अंदर नहीं आता है। तो इसमें से हमारा जो आंसर हो गया फोर्थ का बी, कि ये इसका कंपोनेंट्स नहीं है। तो क्या आंसर नहीं है इसका, बी, इसका कंपोनेंट्स नहीं है। नेक्स्ट है कि डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड, कि डिमांड डिपॉजिट में क्या इंक्लूड होता है, ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूज होते हैं टोटल डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट में 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट, एफडी। देखिए एफडी हमारा डिमांड डिपॉजिट नहीं होता, क्योंकि उसको जब चाहे विड्रॉ नहीं कर सकते चेक के द्वारा, ना ही उस पैसे को किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो एफडी कभी भी डिमांड डिपॉजिट नहीं होगा। सेविंग अकाउंट का जो भी हमारा डिपॉजिट है, करंट अकाउंट का जो भी डिपॉजिट है, बिल्कुल सही, तो यही उसका सही ऑप्शन बनता है कि जो सेविंग अकाउंट का, जो करंट अकाउंट का जो आपका डिपॉजिट है, वो जब चाहे आप उसको विड्रॉ कर सकते हो चेक के द्वारा। तो कह रहा था सप्लाई ऑफ मनीज, मनी का सप्लाई है वो क्या है, स्टॉक है, फ्लो है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ऊपर ही ये क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द M1 मेजर ऑफ द मनी सप्लाई। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा इज अ कंपोनेंट ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। टाइम डिपॉजिट बिल्कुल भी नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं, ट्रेजरी बिल ये भी नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा, 7th का नन ऑफ दीज। नेक्स्ट कह रहा है
विच ऑफ द इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम, इसमें से कौन सा जो है वो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है? स्टोर ऑफ वैल्यू, ये थी बार्टर सिस्टम में। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये भी थी, दोहरे संयोग का अभाव। मेजर ऑफ वैल्यू, ये भी बहुत ज्यादा थी। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं थी। कह रहा है हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ, अभी मैंने बताया था ना हाई पावर मनी, कि हाई पावर मनी के अंदर क्या आता है? तो हाई पावर मनी में करेंसी एंड कॉइन विद द पब्लिक प्लस कैश रिजर्व विद द बैंक। तो करेंसी कॉइन जितना पब्लिक के पास है और प्लस जो बैंक के पास कैश रिजर्व है, वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इसके अंदर आता है। कह रहे कि डैश इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, कि मनी का जो प्राइमरी फंक्शन है वो इनमें से कौन सा है? ट्रांसफर वैल्यू सेकेंडरी है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दिस इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। ये जो है सबसे मेन फंक्शन मनी का। हम नेक्स्ट है कि डैश आर द लीगल टेंडर मनी, इसमें से कौन सा लीगल टेंडर मनी है? डिमांड डिपॉजिट लीगल टेंडर मनी है, टाइम डिपॉजिट, इंट्रा बैंक डिपॉजिट, करेंसी क्वाइंस एंड नोट। तो करेंसी जो नोट्स और क्वाइन है वो हमारी क्या है? लीगल टेंडर मनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रेडिट मनी, इसमें से कौन सा क्रेडिट मनी है? चेक एंड ड्राफ्ट, ये भी है। प्रॉमिसरी नोट, एक्सचेंज नोट, या ऑल ऑफ दीज? तो 12th का आंसर है ऑल ऑफ दीज, कि सारे ही जो है वो क्या है? क्रेडिट मनी के एग्जाम्पल है। कह रहा है फॉर विच फंक्शन मनी इज एक्सेप्टेड एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट, कह रहा है इसमें से कौन सा जो फंक्शन है जो मनी इज एक्सेप्टेड एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेजर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नियर मनी। देखिए एक मनी होता है, एक नियर मनी। मनी तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, जो अभी आपकी करेंसी कॉइन्स है, और नियर मनी होता है कि जो लिक्विड नहीं है लेकिन वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर वी कैन कन्वर्ट इनटू मनी, इसको मनी में बहुत ज्यादा हम यूज कर सकते हैं, मनी बहुत जल्दी इसको कैश में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें कौन सा है? पेपर नोट्स, वो तो खैर क्या है ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, वो तो पहले से ही मनी है। तो इसमें कह रहा है कौन सा नियर मनी नहीं है? तो पेपर नोट्स है वही नियर मनी नहीं है, क्योंकि ट्रेजरी बिल, बॉन्ड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये तीनों ही क्या नियर मनी है। पेपर जो है वो नियर मनी है, ऑलरेडी वो लिक्विड मनी है। कह रहा है हु पोजेस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, जनरली सभी के द्वारा जो एक्सेप्ट किया जाता है वो क्या क्या आता है? बैंक ड्राफ्ट सभी के द्वारा एक्सेप्टेबल है। मनी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नन ऑफ दिस। तो जो मनी है वो सभी के द्वारा एक्सेप्टेबल है, वो कभी भी मना नहीं कर सकता कोई भी लेने से। डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड, डायरेक्टली गुड्स के बदले जो गुड्स एक्सचेंजेस होते थे उसे क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम, चार्टर, मनी, एक्सचेंज रेट। तो उसका आंसर है बार्टर कहते थे उसको, ठीक है, जिसमें बहुत सारी दिक्कत भी हमने पढ़ा है। अरे मनी इज व्हाट मनी डज, हु सेड, कि मनी क्या है? जो मनी का काम करे, जो भी मनी का काम करे दैट इज अ मनी। मनी का काम क्या है? एक्सचेंजेस, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, वही सब है। तो कोई भी जो ये काम करे उसको मनी कह देंगे। ये डेफिनेशन और बेस्ट डेफिनेशन किनके द्वारा कहा गया? प्रोफेसर क्राउथर के द्वारा कहा गया, क्या रॉबर्टसन के द्वारा कहा गया, वॉकर के द्वारा कहा गया, या मार्शल के द्वारा कहा गया? तो भैया ये डेफिनेशन जो है ये वॉकर के द्वारा कहा गया, सी, कि कोई भी चीज जो मनी का काम करे दैट इज अ मनी। और मनी का काम क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, ये सारे जो प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शंस हैं वो सारे जो मनी के काम करे। नेक्स्ट है विच फंक्शन अलाउ द पेमेंट्स टू बी डिलेड टिल फ्यूचर डेट, ये कौन सा फंक्शन ऑफ मनी कहता है कि जो पेमेंट्स है हम फ्यूचर डेट्स के लिए डिले कर सकते हैं? क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहता है? नहीं। मेजर ऑफ वैल्यू? नो। स्टोर ऑफ वैल्यू? नहीं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट का मतलब ही होता है कि जो भी हमारे प्रेजेंट के ट्रांजेक्शन है हम उसको फ्यूचर के लिए डिले कर सकते हैं, टाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि ए के पास एक कैमल है दैट ही वांट टू ट्रेड फॉर गॉट, कैमल है उसके पास, वो गॉट के लिए ट्रेड करना चाहता है। देयर आर नो सेलर ऑफ गॉट इन दी मार्केट, मार्केट के अंदर कोई भी गॉट का सेलर ही नहीं है अवेलेबल। तो ये क्या है? किसका एग्जाम्पल है? लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट है, एग्जिस्टेंस ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट है, साइमल्टेनियस कॉन्सिडेंस ऑफ वांट है, ये मेजर ऑफ वैल्यू है। तो भैया ये क्या है? लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस, यानी कि आपके पास जो सामान है वो तो है लेकिन आपको जो सामान चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा था, दोनों के बीच में दोहरे संयोग जिसे हम कहते थे, इसकी दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट है व्हाट इज दैट फॉर्म ऑफ लीगल मनी, कौन सा लीगल मनी का फॉर्म है यूज टू मेक पेमेंट ऑफ द डेट फॉर सर्टेन अमाउंट, एक निश्चित अमाउंट तक ही आप उसको पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हो और सामने वाला पर्सन एक लिमिट के बाद लेने से मना कर सकता है। लीगल तो है बट कौन सा है? क्या वो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है, क्या वो अनलिमिटेड लिमिटेड? तो इसका आंसर है लिमिटेड टेंडर मनी, क्योंकि वो एक लिमिट के बाद लेने से मना कर सकता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? क्वाइंस। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जो क्वाइन है वो एक लिमिट के बाद लेने से मना कर सकता है। उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छूट गया है, जो मैंने पिछले चैप्टर वाइज एमसीक्यू में डाला है, इवैल्यूएशन ऑफ मनी,
कि मनी को आपको अरेंज करना है, कैसे वो इवैल्यूट हुआ, कि पहले पहले हम कमोडिटी मनी, फिर क्या आया मेटेलिक, फिर पेपर, फिर उसके बाद जो हमारा है क्रेडिट मनी और फिर प्लास्टिक मनी। तो ये सीक्वेंस आपको याद करना है। तो मनी के वो एमसीक्यू और इस एमसीक्यू करने के बाद आपको कुछ भी मनी में छोड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। सारा का सारा मनी टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग उन दोनों को कंबाइन करके एक अपना नोट्स बना लो और बस मनी के लिए उतना ही क्या है वो काफी है। इसी तरह से बैंकिंग के आएंगे रिवीजन सीरीज। तो आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा कि चैप्टर में थोड़ा सा हम लोग एक शॉर्ट रिवीजन लेके चले, फिर एमसीक्यूज नीचे ले चले, या डायरेक्ट ही आप लोग एमसीक्यू चाहते हैं। तो प्लीज ये जरूर मुझे कमेंट कर दे, ताकि बाकी के जो वीडियोस बनाने में मुझे एक जो भी आपका ओपिनियन मिल जाए, उसी के हिसाब से मैं नेक्स्ट सारी वीडियोस की रिवीजन सीरीज बनाऊं। थैंक यू।